हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीतू कर्मकार और आज का जो ये टॉपिक है वो है जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं रीनेचुरेशन क्या होता है, डीएनए का रीनेचुरेशन। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसमें जीनोम वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है। जीनोम क्या होता है? जीनोम हम बोलते हैं वैसे सारे मटेरियल को जो कि हमारे अंदर है, जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वैसा मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करने के लिए एबल है, उसको हम बोलते हैं जीनोम। मतलब ऐसा नहीं है जरूर कि डीएनए ही हो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जीन हो, वैसा सारा मटेरियल को हम जीनोम बोलते हैं। हालांकि जीनोम क्या होता है उसका एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्सिटी। तो जीनोम का कॉम्प्लेक्सिटी, आखिर जो जीन बना हुआ है वो डीएनए का एक स्मॉल पार्ट है। सेल कैसे, पहले हम सेल से अगर देखें कि हम जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचेंगे कैसे, तो ये है किसी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेल है। बॉडी पूरे सेल से बना होता है, या सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम है। ऐसे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीएनए ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर डीएनए बहुत सारा होता है जो कि कॉइलिंग होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए जिसको बोलते हैं, वो इसमें पैक्ड होता है। और ये अगर हम इसी स्टैंड को, यही डीएनए को अगर हम खोलें तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, डीएनए का स्ट्रक्चर। और इसमें किसी किसी खास एक जगह होता है जिसे हम जीन कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। डीएनए का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को ले जाए। तो हमारी बॉडी में तो क्या सिर्फ डीएनए का इतना काम है कि वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाए, तो फिर हमारे बॉडी के लिए तो वो कोई फायदा नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट जनरेशन को देगा जो भी देगा, ऐसा नहीं है। डीएनए ना सिर्फ पास करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, बल्कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन का कोई फंक्शन हो, जितने भी सिस्टम चलते हैं सबको प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए से ही एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और यही प्रोटीन जो है बॉडी के हर एक फंक्शन को करवाता है। तो डीएनए ना सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करता है नेक्स्ट जनरेशन में, बल्कि हमारे बॉडी के सारे प्रोटीन को बनवाने के लिए मैसेज देता है। वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन रिलीज करता है, वो बताता है कि उसके पास एक खास सीक्वेंस होता है डीएनए का, जिसे हम कोडोन बोलते हैं। उसके पास मैसेज होता है, ये सिग्नल होता है उसके पास, डीएनए की, ये जीन के पास, डीएनए का एक स्मॉल पार्ट को जीन बोलते हैं, किसी स्पेशल पार्ट है वो, जिसके पास ये कोड होता है, जैसे C, A, उसके बाद T, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसके थ्रू से उसके पास कुछ खास जो है सीरीज होता है इसका, जिससे वो किसी प्रोटीन को रिलीज करता है। तो इसे हम जीन समझ गए, क्रोमोसोम क्या होता है वो समझ गए, और ये जीनोम का कॉम्प्लेक्सिटी अब कहाँ कैसे पहुंचे। तो ये डीएनए में जो कॉम्प्लेक्स कितना है, ये जीन जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उससे हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं कि अच्छा उसका डीएनए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या, कि जिस डीएनए में जीन जो है ज्यादा से ज्यादा वैरायटी बना रहा है। जैसे किसी, मान लेते हैं किसी एक डीएनए है, किसी एक ऑर्गेनिज्म, मान लेते हैं किसी रेट का ऑर्गेनिज्म, ये डीएनए है, किसी रेट का ये डीएनए है और ये वाला किसी ह्यूमन का है। अगर हम बोले कि हमारे बॉडी में ये हमारा जो डीएनए है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन, ये जितना भी ये लाइन है, ये इतने टाइप का जीन है इसके पास, यानी कि इतने टाइप का प्रोटीन ये रिलीज कर सकता है। मतलब जितना लाइन है वो उतना प्रोटीन रिलीज कर सकता है। जबकि रेड के पास सिर्फ 2 ही लाइन है, यानी कि इतने सेगमेंट में यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं इतना सा जीन का, दोनों का डीएनए का साइज सेम है, रेड का और ह्यूमन का, लेकिन जो ह्यूमन है उसमें जो है जीन जो इतने सेगमेंट है, इतने से सेगमेंट में जीन ज़्यादा रिलीज करता है प्रोटीन, अलग अलग वैरायटी के प्रोटीन रिलीज करने के लिए ये एबल है। जबकि ये रेड जो है इतना सा सेगमेंट में बस 2 ही टाइप का ये रिलीज कर रहा है प्रोटीन। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा, वही ह्यूमन का जो है डीएनए वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस डीएनए में प्रोटीन रिलीज करने वाले जीन अलग अलग वैरायटी के ज़्यादा होंगे, उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा, और जिसमें कम होंगे उसके कॉम्प्लेक्सिटी कम होंगे।
तो इसको हम पता कैसे लगाएं? रिपीटेटिव सीक्वेंस से। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है? किसी अब जीन है उसमें कोड है जिसमें कि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, इतना तो सब जानते हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है जिसके थ्रू से ये क्या डीएनए जो है वो सजा हुआ रहता है। जैसे ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी बॉन्ड बनाता है, उसी तरह सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी बॉन्ड बनाएगा और इसी तरह से बॉन्ड बना हुआ रहता है। और किसी खास पर्टिकुलर एक सीक्वेंस होता है जिसमें जीन, जिसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ज़्यादा बार जो रिपीट हो, एक ही टाइप के जीन मान लेते हैं। अगर ये कैरेटिन प्रोटीन रिलीज करने वाले जो कि हमारे स्किन कलर, हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लेते हैं ये कोई डीएनए है और इसमें बहुत सारा जीन है, इसमें बहुत सारा जीन है, ये रेड वाला जीन है, ठीक है, बहुत सारा जीन है। और ये भी एक डीएनए है, ये भी एक डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म का है, जिसमें से ये ब्लू वाला जो है वो जीन है, ये ब्लू वाला जीन है। तो ये क्या करता है, इसमें जितने भी ये है जीन है वो सारे के सारे कैरेटिन प्रोटीन रिलीज करने वाले हैं। ये भी कैरेटिन, ये भी कैरेटिन, ये भी कैरेटिन, लेकिन मान लेते हैं ये कोई और प्रोटीन को रिलीज करने वाला होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ये कोई और ये कर रहा है, ये कैरेटिन प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये और कोई प्रोटीन के लिए रिलीज करता है, ये कोई और प्रोटीन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास जितना जीन अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। वह जीन ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसका कम्प्लेक्सिटी कम हो सकता है। अगर वो एक ही तरह का प्रोटीन रिलीज कर रहा है, जैसे कि ये जो है, मान लेते हैं चारों का चारों जो जीन है वो एक ही प्रोटीन रिलीज कर रहा है, जबकि ये 3 ही इसके पास जीन है, लेकिन इसका कम्प्लेक्सिटी फिर भी ज़्यादा होगा अगर ये तीनों अलग अलग प्रोटीन रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये तीनों जीन एक ही तरह का प्रोटीन रिलीज करेगा और ये चारों एक ही तरह का प्रोटीन रिलीज करेगा, तो फिर कम्प्लेक्सिटी किसका ज़्यादा होगा? कम्प्लेक्सिटी फिर इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास जीन ज़्यादा है। उस सिचुएशन में जबकि प्रोटीन एक ही तरह का रिलीज हो रहा हो और नंबर में जीन जिसका ज़्यादा उसका कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जीन अलग अलग प्रोटीन रिलीज कर रहा है, हर एक जीन अलग प्रोटीन रिलीज कर रहा है और उसका सीक्वेंस उस डीएनए में वो जीन ज़्यादा है तो उसका कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? मोर और हाईली रिपीटेटिव। हाईली रिपीटेटिव क्या होता है कि वो ऐसा जीन जो कि अलग अलग प्रोटीन होता है, मतलब कि वैसा डीएनए जिसमें अलग अलग प्रोटीन रिलीज करने वाले जीन होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं ये। इसको हम अगर एक फिगर के थ्रू से देखें तो ये है डीएनए, ये है जीन, ये है जीन, ठीक है, ये है जीन। और इसमें अगर हम देखें ये है एक डीएनए और इसमें है ये जीन। इसमें भी हम 4 बॉक्स बनाते हैं, 4 जीन इसमें भी, ठीक है। लेकिन मोर या हाईली रिपीटेटिव हम उसको बोलेंगे जो एक ही तरह का जीन रिलीज करे, एक ही तरह का प्रोटीन रिलीज करेगा। जैसे कि कैरेटिन मान लेते हैं इसको, कैरेटिन सारा क्या कर रहा है? कैरेटिन प्रोटीन रिलीज कर रहा है, सारा प्रोटीन एक ही तरह का रिलीज कर रहा है, तो ये हाईली रिपीटेटिव है, रिपीट कर रहा है, एक ही तरह का जीन बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही तरह के प्रोटीन बनाने वाला जीन जब बार बार रिपीट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाईली रिपीटेटिव और मोर रिपीटेटिव। लेस और मॉडरेटेड जो कि थोड़ा बहुत, ठीक है, 2 कैरेटिन प्रोटीन रिलीज करता है और ये दोनों कोई और एमिनो एसिड रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है ये कैरेटिन प्रोटीन रिलीज कर रहा है, जबकि ये कोई और कर रहा है, तो ये क्या है? मॉडरेटेड है, ठीक है, रिपीट हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना कि ये हो रहा है। तो मतलब बहुत बार रिपीट होने वाले को हम हाईली रिपीटेटिव कहेंगे और लेस यानी कि थोड़ा कम रिपीट होने वाले को हम लेस या फिर मॉडरेटेड रिपीट कहेंगे। तो किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स में, तो उसमें जीनोम जो है लार्ज कम होता है, उसमें जीनोम उतना लंबा नहीं होता जितना कि ह्यूमन में होता है और किसी मैमेलियन में होता है। तो उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है यानी प्रोकैरियोट्स है, उसमें अगर जीन का नंबर ज़्यादा है तो उसका प्रोटीन का नीड जितना होगा, अगर आपके पास बॉक्स छोटा सा है और आपके पास चीज़ ज़्यादा है तो आप एक ही चीज़ को बार बार नहीं डाल सकते हैं एक बॉक्स में।
अगर आपके पास बहुत सारा चीज़ है, आपको हर एक वेराइटी का चाहिए, होगा तो आप हर एक का एक एक डालेंगे इस बॉक्स में। अगर आपके पास बॉक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा बॉक्स है और आपके पास एक ही वेराइटी, तब आप क्या करेंगे, एक ही वेराइटी का ज़्यादा चीज़ डालना चाहेंगे एक बॉक्स में। चलो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भर लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी क्या है, हम लोग का बॉडी लंबा है, बहुत चीज, वो एक ही प्रोटीन का नीड बहुत सारा, जैसे स्किन है, पूरे बॉडी में स्किन है तो उसका नीड ज़्यादा होगा। केराटिन प्रोटीन रिलीज हो रहा है तो उसका नीड बहुत ज़्यादा होगा। तो एक जीन से पॉसिबल नहीं है, एक जीन से मान लेते इतनी सब प्रोटीन रिलीज होगा तो उससे, उस प्रोटीन से कौन लेगा, उस स्किन का कौन सा सेल लेगा। इसीलिए एक ही जीन का नीड हम लोग के बॉडी में ज़्यादा होता है। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डीएनए में हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, अगर जीन ज़्यादा है तो वो कम्प्लेक्स ज़्यादा है, ऐसा हम हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं। जबकि हम लेस ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्रोकैरियोट्स है, वो तो यूनिसेलुलर है, मान लेते वो छोटा सा डब्बा है, उसको जो जो प्रोटीन चाहिए और उसके पास डीएनए इतना ही लंबा है। हम लोग जितना तो है नहीं उसका डीएनए का साइज, वो तो इतना ही लंबा है, तो उसमें जितना प्रोटीन चाहिए बस एक दो जीन करके है और वो खत्म हो रहा है। तो मतलब लेस ऑर्गेनिज्म जो है, लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, जो प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, इस केस में हम बोल सकते हैं कि जीन का नंबर अगर ज़्यादा है, जीन का, तब उसमें कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि जीन का नंबर लोअर ऑर्गेनिज्म में हम ये कह सकते हैं कि जीन का नंबर अगर ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, जीन का नंबर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि कम्प्लेक्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हैं, ऑर्गेनिज्म में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीन अगर ज़्यादा है तो ये क्या है, कम्प्लेक्स ज़्यादा होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को एक ही प्रोटीन, हम लोग के बॉडी को नीड ज़्यादा है, तो हम लोग को जीन का ज़रूरत एक ही टाइप के प्रोटीन रिलीज करने वाले का ज़्यादा है। इसीलिए ये लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होता है कि जीन अगर ज़्यादा है तो वो कम्प्लेक्स ज़्यादा है, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब हम जान लिए कि जीन का कम्प्लेक्सिटी होता क्या होता है, वो हम जानिए कि रिपीटेटिव सीक्वेंस के आधार पर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिज्म में हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी, कि जिसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस ज़्यादा है लोअर ऑर्गेनिज्म में तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा, जबकि हायर में हम ऐसा कह नहीं सकते हैं। उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जीन का टाइप कैसा है, कि वो प्रोटीन कैसा रिलीज कर रहा है। अगर वैरायटी ज़्यादा है, प्रोटीन अलग अलग वैरायटी के रिलीज करने वाला है, तभी उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, और नहीं तो हम नहीं बोल सकते हैं जीन के नंबर के आधार पर। अब ये पता चल गया कि होता क्या, इस पता कैसे चला है कि ये जो जीन कम्प्लेक्सिटी है वो कैसे पता चलेगा कि कितना है किसी में, उसको हम पता लगाते हैं रीनेचुरेशन के थ्रू से। तो ये रीनेचुरेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। अब रीनेचुरेशन में क्या होता है कि ये पहले तो डीएनए लेते हैं। अब डीएनए में ही तो हमें जानना है कि कम्प्लेक्सिटी कैसा है, कैसे हमको दिखाना है कि कम्प्लेक्सिटी कितना है उसमें। तो हम डीएनए को लेते हैं किसी लैब में, ये हम एक्सपेरिमेंट करें, डीएनए को लेकर उसको हीट से ट्रीट किए तो क्या हो गया, ये डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इतना सबको पता है कि डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हीट से ट्रीट करने के बाद वो सिंगल स्ट्रैंड हुआ, मतलब उसका जो ये कॉइल है, उसका कॉइल जो है वो खुल गया और वो सिंगल स्ट्रैंड में हुआ। DS मीन्स डबल स्ट्रैंडेड और SS मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में वो कन्वर्ट हो गया हीट से ट्रीट करने के बाद। उसके बाद कुछ केमिकल से उसको ट्रीट किया गया और वो कैसा हुआ, वो उसका ब्रेक डाउन हुआ। बहुत सारी ये डीएनए का जो है, ऐसा तो नहीं है कि इतना लंबा डीएनए को अगर हम खोल रहे हैं तो इतना लंबा ये सिंगल स्ट्रैंड हो, वो टुकड़ों में बट गया। ठीक है, फिर ये ब्रेक डीएनए है, इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट की इस स्टडीज में, इस स्टेट में सारा का सारा ब्रेक हो गया। ठीक है, अब क्या है, इन लेस हीट, अब हम उसको ठंडा कर रहे हैं। जब ये फ्रैगमेंट्स में बढ़ गया, टुकड़ों में बढ़ गया, तब हम इसको क्या किए, इनलेस हीट में क्या किए, उसमें Na+ and K+ दिए। क्यों दिए, डीएनए के स्ट्रक्चर में फास्फोरस होता है जो कि नेगेटिव आयंस को लेके रहता है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज रहता है।
तो उसको अगर नेगेटिव नेगेटिव मान लेते हैं, अगर इसमें भी नेगेटिव चार्ज हो, इसमें भी फास्फोरस जो इसके बैकबोन में, यानी इस बैकबोन किसको बोला जाता है, ये वाला, ये जो ब्लैक वाला है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ये वाला ब्लैक बॉन्ड होता है जो कि शुगर एंड फास्फेट से बना होता है, फास्फेट नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस अगर इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये आपस में मिल सकता है? ये तो इतना भी सबको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में नहीं जुड़ सकता, वो क्या करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा एक दूसरे को। तो नेगेटिव चार्ज है दोनों में और दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता। रीनेचुरेशन मीन्स क्या होता है? जुड़ना आपस में रीनेचर कर रहा है तो उसको रीनेचुरेशन बोलते हैं। आखिर हमें ये इसको जुड़ के ही दिखाना है, तो ये आपस में जुड़ तो नहीं सकता है, दोनों में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हम यहाँ Na+ और K+ को डालते हैं ताकि ये जो है इसके नेगेटिव चार्ज से बाइंड करे और उसको न्यूट्रल कर दे, उसका कोई इफेक्ट पड़े नहीं। तो जब हम इसको डालते हैं उसके बाद इसमें रीनेचुरेशन स्टार्ट होता है। वैसा पॉइंट जहाँ रीनेचुरेशन स्टार्ट होता है उसको हम न्यूडिएशन बोलते हैं, न्यूडिएशन, इसको हम बोलते हैं न्यूडिएशन। उसके बाद ये जिपिंग, चैन लगाने जिसको बोलते हैं उसको हम जिपिंग बोलते हैं, जिप लगाना, चैन लगाना, उसको जिपिंग बोलते हैं। उसके बाद जिप होगा, किसी मान लेते हैं कि ये वाला एक जिप है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ जो स्टार्ट कर रहे हैं आप उसको लगाना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूडिएशन। और ये जो जिप कर रहे हैं आप, ऊपर जो बंद कर रहे हैं, दो स्ट्रैंड को ले रहे हैं और आपस में बंद कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, ऊपर पूरे बंद होने के प्रोसेस को जिपिंग बोलते हैं। तो ये न्यूडिएशन एंड जिपिंग प्रोसेस होता है लास्ट स्टेप में। इसी के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा जीनोम कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक धागा है, ये पूरा जो एक स्ट्रैंड है, यहाँ ए है, ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ बाइंड करता है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ये करता है, बाइंड करता है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड करता है हमेशा। तो मान लेते हैं किसी एक स्ट्रैंड में, अब हम इसको अभी अलग रखते हैं, इसके पास मान लेते हैं ए बहुत ज़्यादा है, यहाँ हम देखते हैं, मान लेते हैं इसके पास ए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ए बहुत ज़्यादा है, या फिर इसको हम अलग रखते हैं, सी और जी रखते हैं, और यहाँ टी है, फिर टी, अच्छा इस टाइप से मान लेते हैं ये टी है, और ये यहाँ है जी और यहाँ है सी। तो यहाँ क्या होगा? इसके पास ऑप्शन कितना होगा? अगर ये बाइंड करना चाहेगा तो इसके पास कितना ऑप्शन होगा? ये इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, ये बॉन्ड इसके साथ बाइंड करेगा, ये बॉन्ड इसके साथ बाइंड करेगा, इसके पास ये भी ऑप्शन है, इसके पास ये भी ऑप्शन है कि ये इसके साथ भी बाइंड करेगा। अगर जब इस टाइप का प्रोसेस हो, जब मोर ऑप्शन हो, जिसके पास मान लेते हैं अगर इसको भी अगर बाइंड करना हो तो ये इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। तो जब मोर ऑप्शन हो रीनेचुरेशन का, तो उस टाइम क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि ये क्या लेस कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स आदमी कैसा होता है उसको समझना मुश्किल होता है, वो दिखाएगा नहीं कि वो कैसा है। इजी नेचर जिसका नाम हो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये इजीली बाइंड कर जाएगा क्योंकि इसके पास मोर ऑप्शन है। अगर मोर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन तो मीन्स क्या होगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो लेस कॉम्प्लेक्स यही शो कर रहा है। तो रीनेचुरेशन अगर फास्ट हो रहा है, मान लेते हैं ये 2 मिनट में कर रहा है और हम किसी और इस डीएनए को जो है इसी तरह से हीट दे रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं, उसके बाद पता चलता है किसी और ऑर्गेनिज्म का, मान लेते हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म का है, मान लेते हैं ये ह्यूमन का है जिसमें हमें लेस कॉम्प्लेक्स 2 मिनट में हो गया, और इस हमको लगा कि अच्छा ये अगर लेस कॉम्प्लेक्स है, किससे हम किसी से कंपेयर करेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि उससे ये मोर कॉम्प्लेक्स या लेस कॉम्प्लेक्स है। अगर हम मान लेते हैं अब हम किसी कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स से किसी भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को ले लेते हैं, उसके डीएनए को निकालते हैं, ट्रीट करते हैं, और इस प्रोसेस तक यहाँ तक ठीक है, सब सेम हुआ। लेकिन जब हम उसको रीनेचुरेशन करने आए तो उसके पास ऑप्शन कम होगा, क्योंकि उसके पास ये जो रिपीट वाला जीन है वो कम है, उसके पास रिपीट जीन कम है, तो मीन्स ऑप्शन कम होगा उसके पास बाइंड करने के लिए। उसके पास इतना ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एक ही जीन उसके पास बार बार नहीं है ह्यूमन की तरह।
तो तब क्या होगा, उसको बाइंड करने में, उसको अपने वाले पार्टनर को ढूंढने में, इसमें ट्यूब में उसको टाइम लगेगा अपने पार्टनर को ढूंढने में। तो 2 मिनट की जगह उसको अगर 10 मिनट लग रहा है तो हम समझ जाएंगे कि लेस कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन का जीनोम बैक्टीरिया के जीनोम से। ठीक है, ऐसे पता चलता है। तो ये रीनेचुरेशंस के थ्रू से हम पता लगाते हैं कि जीनोम कॉम्प्लेक्स कितना है, और ये किसी कंपेरिजन्स के थ्रू पता चलता है। ऐसा नहीं कि हम अपने ही जीन्स को कंपेयर करेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये उससे ज़्यादा अच्छा है, ये उससे ज़्यादा बुरा है। किसी से कंपेयर करने के बाद एक इंडिविजुअल इंसान से अब ये तो नहीं बोल सकते कि वो अच्छा या खराब है, किसी से वो अच्छा या खराब होता है या नहीं। तो हर एक पर्सन, हर एक का जो कैरेक्टर होता है यूनिक ही होता है। तो ये कंपेरिजन्स के थ्रू से हम रीनेचुरेशंस का से ये पता लगा लेते हैं कि जीनोम कितना कॉम्प्लेक्स है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।